एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ये हमारे इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो होने वाला है बच्चों। आई होप आपने प्रीवियस तीनों वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चंस किए थे और थर्ड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि एक्सरसाइज 11.2 जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है। तो चलो जल्दी से समझ लेते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज कौन सी होती है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है ना। तो देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट वो क्वांटिटीज होती हैं बच्चों जिसमें एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हमने ले लिया स्पीड और ले लिया टाइम। देखो, यदि आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो यदि आपने स्पीड से ड्राइव किया तो आपको पहुंचने में कम टाइम लगेगा। देखो, स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम हो गया। वहीं यदि आपने स्लो ड्राइव किया और धीरे धीरे चले तो आपको टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। तो आप समझ रहे हो, यहाँ स्पीड जब हम बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, और यदि स्पीड को कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। So these quantities are inversely proportionate to each other, जिसमें एक क्वांटिटी यदि इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स और वर्क का हमने केस लिया था। यदि ज्यादा लोग मिलके काम करें, एक पर्टिकुलर काम यदि ज्यादा लोग मिलके करें तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, और वही यदि एक अकेला बंदा उस काम को करे तो विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको। तो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वर्क भी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज कौन सी होती है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों आपको क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोलेगा कि 11.2 का क्वेश्चन है ना। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज दिया हुआ है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट दिया है, और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि एक क्वांटिटी हमारी x है और दूसरी यदि y है, तो हमारा x1 मल्टीप्लाइड बाय y1 इक्वल होता है x2 इंटू y2 के। तो ये हम इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑलराइट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम जो यूज करते हैं, आई होप आपने देख लिया होगा तो आपको पता होगा। हम यूज करते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। बस इन दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हमारा ये पूरा चैप्टर है बच्चों, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट्स इरेज दिस फर्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट। A contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसने एस्टिमेट किया है, अंदाज लगाया है कि यदि 3 पर्सन मिलके जसविंदर के घर में क्या करे, रीवायरिंग करे। रीवायरिंग करना क्या होता है बच्चों, पूरे वायर में पूरे घर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन के वायर्स रहते हैं ना, उनको चेंज करवाना पड़ता है कुछ समय के बाद। तो रीवायरिंग करवाया यदि जाए, 3 पर्सन यदि मिलके रीवायर करते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। इफ ही यूजेस 4 पर्सन, और यदि यही काम 4 लोग मिलके करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, ये हमें पता करना है। तो आप देखो, जब 3 पर्सन मिलके काम को करेंगे तो 4 दिन लग रहा है। अब नंबर ऑफ पर्सन यदि बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन अब 4 हो गए हैं, तो ऑब्वियसली दिन क्या हो जाएंगे, कम लगेंगे, है ना। ज्यादा लोग मिलके सेम काम को करते हैं तो कम दिन में, कम समय में कंप्लीट हो जाता है। तो हियर दो क्वांटिटी कौन सी है, एक तो नंबर ऑफ पर्सन की क्वांटिटी है और दूसरी नंबर ऑफ डेज की क्वांटिटी। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन एक और डेज जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर है, कि जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहा है तो डेज क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इस चीज को हमको क्वेश्चन में मेंशन करना पहले जरूरी है,
कि whether the quantities given to us are inversely proportionate or directly proportionate to each other. ओके, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? कॉल स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे हियर नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज आर inversely proportionate to each other. अच्छा है, यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? देयरफॉर x1 into y1 should be equal to x2 to y2। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम x को क्या ले रहे हैं और y को क्या ले रहे हैं। हमारा नंबर ऑफ पर्सन है एक क्वांटिटी, हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पर्सन एट फर्स्ट, मतलब पहले जो नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या है, उसको हम x1 से डिनोट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 3, 3% मिलके पहले काम कर रहे हैं। और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज को हम y1 से डिनोट कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू कितने दिए हैं? 4 डेज दिया है। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन में पर्सन इंक्रीज हो जा रहे हैं। फॉर सेकेंड टाइम, नेक्स्ट टाइम नंबर ऑफ पर्सन, ये हम क्या दे देते हैं? देखो x1 ऑलरेडी हो गया है, तो ये क्या होगा? पर्सन x से डिनोट किया है, तो यहाँ पे भी हम x से ही डिनोट करेंगे, यहाँ हमारा x2 हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ पर्सन सेकेंड सिचुएशन में क्या दिया हुआ है? 4 पर्सन दिया है, तो नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गया? 4। और हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ डेज वी हैव टू फाइंड आउट, ये y2 हमें फाइंड करना है। ओके, टू फाइंड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे? वी नो दैट x1 into y1 is equal to x2 into y2। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू हमारी 3 है और y1 की 4 है, तो 3 into 4 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ x2 हमें 4 दिया है तो ये 4 हो गया टू y2। अब कुछ नहीं, सिंपली हमें थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। यहाँ 3 4 सा क्या हो गया? 12 हो गया। 12 इज इक्वल टू 4/2। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू y2। कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ 3 आ गया। तो देखो y2 इज इक्वल टू हमें मिल गया 3। तो कितना दिन लगेगा? नंबर ऑफ, यहाँ आंसर क्या लिखेंगे हम? सर में हम लिख देंगे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द टास्क विथ, कितने पर्सन थे? विथ 4 पर्सन, 4 इज इक्वल टू 3। तो 3 दिन लगेंगे, 3 डेज भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर लिखना है। स्टेटमेंट वाले सब में बच्चों आपको स्टेटमेंट्स कंप्लीट लिखने चाहिए। ओके, तभी मार्क्स हमारे फुल आते हैं। चलो, इसी के साथ ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक बॉटल का बैच है, मतलब कलेक्शन ऑफ बॉटल्स है। वहां पे हमने यदि एक बॉक्स में 12 बॉटल भरे तो 24 बॉक्सेस हमें इन टोटल लग जाएंगे। यदि एक एक बॉक्स में आपने 12-12 बॉटल भरे तो आपको टोटल सारे बॉटल्स को खत्म करने के लिए 25 बॉक्सेस लगेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में हमें बोला है कि यदि हम एक ही बॉक्स में 20 बॉटल्स भर देते हैं, 20 बॉटल्स एक ही बॉक्स में भर देते हैं, तो ऑब्वियस है अब पहले 12 बॉटल्स भर रहे थे, अब 20 एक ही बॉक्स में भर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या लगेंगे? हमको थोड़े कम लगेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम नंबर ऑफ बॉटल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, एक ही बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ बॉक्सेस कम लग रहे हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, यदि यहाँ से मैंने लिया, यदि हमने 2 बैग्स ले लिए, चलो ये 2 बैग्स ले लिए, अभी हमने 4 बॉटल्स दोनों बैग्स में रख दिए।
अब हमें बोला गया कि नहीं भैया एक ही बैग में हमारे 8 बॉटल सारे आ जाने चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ बॉटल्स हमने एक बैग में जब बढ़ाया तो हमें नंबर ऑफ बैग्स क्या हो गए? कम हो गए कि नहीं? नंबर ऑफ बैग्स हमारे कम हो गए। यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। नंबर ऑफ बॉक्स कम लगेंगे हमें जब नंबर ऑफ बॉटल्स हम एक ही बॉक्स में ज़्यादा भरेंगे। ठीक, तो देखो नंबर ऑफ बॉक्स कम हो रहे हैं जब नंबर ऑफ बॉटल्स हम इंक्रीज़ कर रहे हैं एक बॉक्स के अंदर। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है बच्चों, है ना? अच्छा, अब लिखेंगे कैसे इसको? सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी हम सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे कि these two quantities are inversely proportional to each other। तो लिखेंगे, सॉल्व स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे the number of boxes and number of bottles in each box are inversely proportional to each। ठीक, ये हमें मेंशन करना जरूरी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू वाई टू। अब जल्दी से लिख लेते हैं क्या कौन सी क्वांटिटी हमारी x वाली है, कौन सी y वाली है। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? नंबर ऑफ बॉक्सेस इन फर्स्ट कंडीशन या सिचुएशन आप जो भी लिखो, इसे हम x1 से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास कितनी है नंबर ऑफ बॉक्सेस? 25 बॉक्सेस। देखो यहाँ 25 बॉक्स। और दूसरा हमें नंबर ऑफ बॉटल इन ईच बॉक्स लिखना जरूरी है। ठीक, सेकेंड हमारी क्वांटिटी क्या है? नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्सेस, से हम y1 से डिनोट कर देते हैं। ये हमें दिया हुआ है 12। ठीक, सेकेंड कंडीशन के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या दिया है? नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर सेकेंड कंडीशन ये हमें निकालना है। तो इसे हम लेट कर लेते हैं कि लेट इट बी x2। देखो यहाँ पे ऊपर हमने बॉक्स को x से डिनोट किया, तो नीचे भी हमें x2 ही लेना है। ओके, बॉक्स को क्वांटिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉटल को आपने x डिनोट कर दिया। ओके, बॉक्स यदि आपने x लिया है तो नीचे वाली कंडीशन में भी बॉक्सेस को ही हम x से डिनोट करेंगे, एक को x1 से, एक दूसरे को x2 से। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ बॉटल्स का है। नंबर ऑफ बॉटल्स इन सेकेंड कंडीशन ये क्या है? ये तो हमें दी हुई है, तो इसे हम पहले y2 लिख देते हैं। y2 हमें क्या दिया हुआ है? 20 बॉटल। देखो नंबर ऑफ बॉटल हमें 20 दी। ये हो गया हमारा 20। सारी चीजें हमें मिल गई। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 हमारा 25 है, y1 हमारा 12 है, x2 हमें फाइंड आउट करना है और y2 हमारा 20 है। 20 को हम लेके आते हैं डिनोमिनेटर में, तो 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा हमें। कैंसिल आउट करते हैं। देखो ये 5 5 जा 25 और 5 4 जा, यहाँ अगेन 4 3 जा 12। तो x2 हमें क्या मिल गया? 5 इंटू 3 दिस विल बी इक्वल टू 15। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस देखो किस तरह से कम हो गए। नंबर ऑफ बॉक्सेस अब कितने लगेंगे? 15। यहाँ आंसर में आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड विल बी 15। ठीक, इस तरह से हमें फाइनल आंसर लिख। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7? चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोल रहा है a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? यहाँ ध्यान से देखो, एक क्वांटिटी हमारी नंबर ऑफ मशीन की है, दूसरी क्वांटिटी हमारी नंबर ऑफ डेज की है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक फैक्ट्री के पास 42 मशीन्स है।
अब इन मशीन्स का यूज करके उनको कुछ आर्टिकल्स बनाने हैं, कुछ सामान बनाना है। कितने दिन में? वो 63 डेज में ये सामान बना देते हैं। 42 मशीन यदि ये है उनके पास। अब सेम इन्हीं आर्टिकल्स को उन्हें कितने दिन में बनाने हैं? 54 डेज में, मतलब कम दिन में ये सारे आर्टिकल्स उनको बना के देने हैं। तो ऑब्वियसली कम दिन में बनाने हैं तो नंबर ऑफ मशीन्स क्या होनी चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो हमें पूछा है कि कितने मशीन्स उनको लगेंगे सेम आर्टिकल्स को 54 डेज में बनाने के लिए। क्वेश्चन सिंपल ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मशीन्स यदि ज्यादा कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज हमारे कम हो जाएंगे। तो देखो एक चीज इंक्रीज हुई तो दूसरी डिक्रीज, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। तो लिख लेते हैं ये सारी चीजें पहले, सॉल्व स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे here number of machines and number of days are inversely proportional. Inversely proportional. Therefore, x1 into y1 will be equal to x2 into y2. ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ मशीन का है क्वांटिटी, लिख देते हैं नंबर ऑफ मशीन्स। से हम x1 से डिनोट कर देते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में हमें हमारी नंबर ऑफ मशीन 42 है, तो x1 हमारा 42 है। नंबर ऑफ डेज कितना है? नंबर ऑफ डेज मतलब y1 हमारे पास कितना दिया है? देखो 63 डेज है ना, तो 63 है। फिर सेकेंड सिचुएशन में देखो हमें नंबर ऑफ मशीन्स फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी मशीन्स, कितनी मशीन्स हमें लगेंगी? तो हमें नंबर ऑफ मशीन्स फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर लेते हैं। लेट जगह n हो गया। लेट नंबर ऑफ मशीन required to complete the task in how many days? In 54 days. 54 days, जो कि हमारा क्या होने वाला है? y2 होने वाला है, इज इक्वल टू x2। इस तरह से हमें स्टेटमेंट लिख लेना है, बस कुछ नहीं करना है, सारी चीजें हमारे पास है अवेलेबल। x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 पुट कर देते हैं। x1 हमारा 42, x2 हमारा 60, सॉरी y1 हमारा 63 इज इक्वल टू x2 हमें फाइंड आउट करना है। ये लिख दिया मैंने x2, और y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? y2 हमारे पास 54 डेज दिया हुआ है। यहाँ पे हमने y2 की जगह इज इक्वल टू लगा दिया, क्या मैंने? मल्टीप्लाई होगा है ना, मल्टीप्लाइड बाय y2 हमारा 54। सॉल्व कर लेते हैं इसको डिनोमिनेटर में लेके। अच्छा देखो यहाँ पे 42 और 63 को मल्टीप्लाई पहले मत करना, 54 को हम पहले नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, फिर कटापुटी करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दैट मेक्स द थिंग इजियर। यहाँ पे 63 हो गया, नीचे हमारा 54 हो गया। देखो दोनों 9 की टेबल से हमारे कट हो रहे हैं, तो काट देते हैं। ये हो जाएगा 9 6 54, 9 7 63, और यहाँ देखो 6 और 42 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। 6 कितने 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, तो ये भी 7 42 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? देखो हमारे पास बचा क्या? दिस विल बी इक्वल टू x2, तो यहाँ से 2 की वैल्यू हमें मिल गई 7 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 49। तो हमें क्या मिल गया? 49। तो हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड? 49 मशीन्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चल क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार जो है वो 2 घंटा लेता है किसी एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, वो 2 घंटा लेता है यदि उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो कितना टाइम वो लेगा यदि कार की स्पीड सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो कितना टाइम लेगा यदि उसकी स्पीड हमने बढ़ा के 80 किलोमीटर पर आवर कर दी? तो देखो स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था,
जो स्पीड और टाइम होते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, है ना। यहाँ स्पीड देखो 60 किलोमीटर कम है 80 किलोमीटर से, है ना। तो कम स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे में पहुंच रहा है। अब ये स्पीड बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। सिर्फ फटाफट इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? हियर स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। तो सॉल्व स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे हियर टाइम एंड स्पीड आर inversely proportionate to each. Done? अब x1 y1 will be equal to x2 into y2 होगा। टाइम फर्स्ट सिचुएशन में क्या दी है? टाइम 1 हमें दिया हुआ है कितना? 2 hours। और स्पीड कितनी दी? स्पीड फर्स्ट सिचुएशन की स्पीड को हम y1 लेट कर लेते हैं। ये हमें दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। ये 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जब आप गिवन मेंशन करोगे तो यूनिट्स लिखने जरूरी है। आवर्स टाइम के लिए लिखना जरूरी है और स्पीड के लिए किलोमीटर पर आवर लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं, है ना। और सेकेंड सिचुएशन की हमें स्पीड दी हुई है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। और हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा क्या होने वाला है। देखो स्पीड को हमने y से लेट किया तो ये हमारा y2 है ना। और लेट कर रहे हैं क्या? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि चल रहा है तो टाइम कितना लेट कर लेते हैं हम? x2 लेट कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट x2 हियर। ठीक, इसको आप अलग से भी मेंशन कर सकते हो बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, लेट द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू, टाइम हमने x से डिनोट किया है तो ये x2 हो जाएगा। ठीक, और इस कंडीशन की स्पीड हमारी y2 है, दिस विल बी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। एक साथ यदि मेंशन नहीं करना है, कंफ्यूजन हो रही है तो अलग अलग मेंशन। ठीक, टाइम के लिए हमने x लिया है तो x, स्पीड के लिए हमने y लिया है तो y। ठीक, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट करना बचा है। 1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 1 है हमारा 2, y1 है हमारा 60, x2 हमें फाइंड आउट करना है क्या? हाँ बिल्कुल फाइंड आउट करना है। और y2 हमारा है 80 की। 80 को ट्रांसपोज करके नीचे लाते हैं तो 2 इंटू 60 अपॉन 80 हो जाएगा, इक्वल टू x2 आ रहा है हमारा। 0 से 0 हो गया कैंसिल, ये 0 से 0। ठीक, यहाँ से देखो 2 से 2 4 जा 8 और 2 3 जा, यहाँ अगेन 2 से कैंसिल होगा 2 2। तो यहाँ पे हमारा x2 इज इक्वल टू आ रहा है 3 अपॉन 2। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x2 विल बी इक्वल टू 1.10.5। और क्योंकि ये x2 हमारी क्या है? x हमारा आवर्स है, टाइम है, तो 1.5 आवर्स लिख देंगे। ठीक, और इसी को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 किया हमने, 2 1 जा 2 होता है, 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कैसे लिखते हैं इसको? 1 अपॉन 2 और यहाँ 1 ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/2 आवर्स का मतलब होता है 1 आवर 30 मिनट। 1/2 क्या है? 30 है ना। 1/2 हाफ आवर क्या होते हैं? 1 घंटे में 60 आवर, तो हाफ आवर्स में कितने मिनट? 30 मिनट्स, तो 30 मिनट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल टाइमिंग। ठीक, और कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल लेना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल के आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन जो मिलेगा, स्टार्टिंग वाला जो रहता है वो आवर्स में रहता है और बाद वाला जो रहता है वो हमारा मिनट वाला रहता है। ओके, इस तरह से हम फाइनल आंसर लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हमें कैसे करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया हुआ है। 2 persons could fit a new windows in a house in 3 days। तो देखो 2 पर्सन मिलके घर में एक खिड़की लगाने का उनको टास्क दिया गया, तो वो कितने दिन ले रहे हैं? 3 दिन ले रहे हैं। फिर हमें देखो इस क्वेश्चन में 2 सिचुएशन दी है। पहले फर्स्ट सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट सिचुएशन में हमें क्या बोला है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। यहाँ बोला है कि दो में से एक पर्सन जो है वो इल हो गया, बीमार हो गया, तो अब जो है वो कितने दिन में पूरा सेम टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे। देखो नंबर ऑफ पर्सन यदि ज्यादा होते हैं तो कम दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब नंबर ऑफ पर्सन कम हो गए हैं तो दिन ज्यादा लगेंगे। तो डेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, है ना। तो पहला वाला कंडीशन हम पहले करते हैं, कैसे लिखेंगे देखो। से पहले सॉल्व स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे हियर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, वो लिखना जरूरी है। नंबर ऑफ पर्सन आर एंड एंड number of days are inversely proportionate to each other। और क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, इट मीन्स हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x1, therefore x1 to y1 is equal to x2 into y2 हमें यूज करना है। हम मेंशन कर देते हैं x1 हम किसको ले रहे हैं, y1 किसको ले रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में कितने पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन 2 है, तो नंबर ऑफ पर्सन से हम x1 से डिनोट कर देते हैं, जो कि हमारे पास 2 पर्सन है। और दूसरा हमारा नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 3 है, ये हमारा y1 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज y1 इज इक्वल टू हमारा 3 डेज है। अब फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमें एक पर्सन जो है वो इल हो गया, तो मतलब दो में से एक पर्सन कम हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, नंबर ऑफ पर्सन हो गए x2 से डिनोट कर देते हैं इसको। ये पहले 2 पर्सन थे, अब एक माइनस हो गया क्योंकि बीमार हो गया, तो कितने बंदे बचे, एक पर्सन बचा है विंडो को लगाने के लिए। ठीक, तो नंबर ऑफ पर्सन अब हमारे पास 1 हो गया, तो x2 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू y2, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ डेज को। तो फॉर्मूला है हमारा x1 टू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो x1 हमारा 2 है इंटू y1 हमारा 3 है इज इक्वल टू x2 हमारा 1 है और y2 हमें फाइंड आउट। तो सिंपली ये तो बहुत इजी है, 1 तो गोल हो गया, है ना। बहुत ही गंदी लाइन आई है। तो यहाँ से हमें सिंपली y2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें कितने डेज लगने हैं, 6 डेज। देखो डबल हो जाने हैं, 2 पर्सन कर रहे थे तो 3 दिन में काम हो जा रहा था, और एक बंदा करेगा तो जस्ट डबल टाइम लग जाएगा ना, 3 दिन का 6 दिन हो गया अब। तो ये फर्स्ट कंडीशन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल बी, यहाँ से हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, तो द जॉब विल टेक 6 days, in total 6 days now, ठीक, to get completed। आंसर लिख देंगे हम। नेक्स्ट वाली सिचुएशन में देखो, नेक्स्ट वाली सिचुएशन में हमें बोला है हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड। यहाँ अब हमको नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब हमको x2 अब निकालना है। वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, और देखो नंबर ऑफ डेज हमें 1 दे दिया है, मतलब हमें इस कंडीशन में y2 दे दिया है और हमें बोला है कि x2 निकालना है ना। पिछला वाला कंडीशन जो था उसका जस्ट अपोजिट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। अब हमारी सेकंड कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन के लिए लेट्स सी द कलर एंड फाइंड इट। तो सेकंड वाली कंडीशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स को लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू, यहाँ पे पर्सन को हमने x से डिनोट किया है तो ये x2 ले लेंगे, ठीक। और नंबर ऑफ डेज हमें 1 दिया है, नंबर ऑफ डेज y2 हमें 1 दे दिया है।
सिंपल है, यहाँ पे भी x1 फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 ही लगाना है। इस कंडीशन में x1 और y1 तो सेम रहेगा, x1 हमारा 2 है, y1 हमारा 3 है, एज इट इज रखेंगे। x2 हमारा क्या है, निकालना है हमें, तो x2 की जगह हम x2 लिखते हैं और y2 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगेन देखो x2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 टू 6। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए, 6 पर्सन चाहिए सेम काम को एक दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड, 6 पर्सन वुड बी नीडेड। यहाँ पे हाउ मेनी की जगह आप क्या लिख दोगे, लेट्स इरेज दिस, बहुत गंदा कर दिया है ना, इस कर देते हैं। और यहाँ पे फाइनल आंसर में आप क्या लिख दोगे, फाइनल आंसर में आप लिख दोगे 6 पर्सन आया, हाउ मेनी की जगह आप 6 लिखोगे, 6 पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। पूरा यही आंसर सेम एज इट इज कॉपी करना। ओके, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, 2 पार्ट था लेकिन इजी था, है ना। चल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, दो कंडीशंस निकाल, दो क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगना ही है, x1 निकालो, y1 निकालो, x2 या y2 जो भी दिया है वो निकालो, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर मिल जाना है। यहाँ देखो, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे, ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। तो एक स्कूल में 8 दिन, एक दिन में 8 पीरियड लगते हैं, एक दिन में 8 पीरियड लगते हैं और हर एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है, ठीक। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। अब देखो, हमें पीरियड्स में चेंज करना बता रहा है। यहाँ 8 पीरियड लग रहे थे एक दिन में, यहाँ पे कितने पीरियड लग जा रहे हैं, 9 पीरियड लग रहे हैं एक दिन में, ज्यादा एक पीरियड ज्यादा बढ़ा दिया है ना। assuming the number of school hours to be same, अब टाइम तो सेम ही रखना है ना। 9 से 2 लग रहा है स्कूल, 9 से तो नहीं लगता वैसे, 8 से 2 यदि आपका स्कूल लग रहा है तो 8 से 2 ही लगना है। 8 पीरियड की जगह 9 पीरियड लगाने हैं, तो ऑब्वियस है कि पीरियड्स जो है वो छोटे छोटे हो जाएंगे, है ना। कम पीरियड लगते हैं तो ज्यादा टाइमिंग मिल जाती है टीचर्स को, और यदि ज्यादा पीरियड लगा देते हैं तो टाइमिंग कम हो जाती है। देखो अगेन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। दो क्वांटिटीज हमें कौन सी लेनी है, एक हमें एक दिन में 8 पीरियड लगना है तो नंबर ऑफ पीरियड्स एक क्वांटिटी हो गई, दूसरी हमारी नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ ड्यूरेशन फॉर ईच पीरियड, हर एक पीरियड के लिए कितना ड्यूरेशन मिल रहा है। तो एक क्वांटिटी हमारी नंबर ऑफ पीरियड्स की हो गई और दूसरी हमारी ड्यूरेशन की क्वांटिटी हो गई। सेकंड हमें बोला है पीरियड्स को चेंज कर दिया है, पीरियड को बढ़ा दिया है, तो ऑब्वियसली जो ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो हमें ड्यूरेशन निकालना है, वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, कितना लंबा होगा हर एक पीरियड, तो ड्यूरेशन हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया, लिखेंगे कैसे, सेम वही चीज अभी तक जैसे हमने लिखा है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, तो यहाँ लिखेंगे हियर नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स and duration of each period are inversely proportionate to each other। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप पूरा लिखना, ठीक। तो therefore x1 into y1 is equal to x2 into y2 होना चाहिए, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ पीरियड देखो, पहला हमें जो जो x1 और y1 दे दिया है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पीरियड 1 लेट कर लिया, ये हमें दिया है 8, और नंबर ऑफ ड्यूरेशन, नंबर ऑफ ड्यूरेशन नहीं होगा, ड्यूरेशन हमें दिया है, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ऑफ ईच पीरियड, ये हम ले लेते हैं y1, ये हमें दिया है देखो 45 मिनट्स लग रहा है ना, 45 मिनट्स। सेकेंड कंडीशन में देखो नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर दिया है, तो नंबर ऑफ पीरियड्स, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड सिचुएशन की नंबर ऑफ पीरियड्स को हम x2 से डिनोट कर देते हैं, ये हमें दिया है 9 पीरियड, और हमें लेट कर लेना है, लेट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज इक्वल टू y2,
बस वैल्यूज पुट कर देते हैं हमारा फॉर्मूला यूज करके। x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू y2 होता है। x1 इस सिचुएशन में 8 है, y1 हमारा 45 है, x2 हमें 9 दिया हुआ है और y2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये रहा हमारा x2 और ये रहा हमें y2 फाइंड आउट करना है। ठीक, सारी चीजें हैं, हमने ले ली हैं। अब सिंपली हमें 8 इंटू 45, 9 को हम नीचे ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू y2 हो जाएगा हमें। यहाँ 9 5 से 45 कैंसिल आउट हो गया, y2 की वैल्यू हमें मिल गई, y2 इक्वल टू 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 8 5 का कितना होता है 40 होता है। हमें क्या निकालना था, ड्यूरेशन। तो कितने मिनट का पीरियड, अच्छा यूनिट लिखना मस्ट है। तो हमारा ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड will be 40 minutes, of 40 minutes। ठीक, 40 मिनट्स का पीरियड लगेगा। ठीक, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस बच्चों एक्सरसाइज 11.2 के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। ओनली वी नीड टू फाइंड आउट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन है। फॉर्मूलाज याद करने हैं, फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। अभी तक तो रट गए होंगे दोनों फॉर्मूलाज, है ना, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी यहीं खत्म होती है, साथ ही साथ चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा हुआ है हमारा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।